अमरबेल 2:1:20 PM। मैं चाय पीने आया हूँ आपके साथ। सामने कुर्सी पर बैठे हुए सेशन जज रिजवान कुरैशी ने उमर से कहा। वो अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे में आया था। उसका ऑफिस उमर के ऑफिस से कुछ फासले पर था और वो वक्तन फ़वक्तन उमर के दफ्तर में आता जाता रहता था। दोनों चाय अक्सर साथ ही पीते। उमर ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय घंटी बजाकर अर्दिली को बुलवाया और चाय लाने के लिए कहा। चलें, आज आखिरी बार आपको चाय पिलवा देते हैं, उसके बाद तो फिर मौका नहीं आएगा। उमर ने अर्दिली के जाने के बाद रिजवान कुरैशी से कहा। क्यों, अभी तो चंद दिन और हैं यहाँ। हाँ, मगर यहाँ कचहरी में आज मेरा आखिरी दिन है। परसों सऊद हमदानी चार्ज ले रहे हैं। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कुछ कर्टसी कॉल्स में मसरूफ़ रहूँगा। उमर ने तफसील बताई। बहुत अच्छा वक्त गुजारा उमर जहांगीर साहब आपके साथ। अच्छी गपशप हो जाती थी। हाँ, मगर 10-15 मिनट की। उमर ने मुस्कुरा कर कहा। चलें, 10-15 मिनट ही सही, मगर अच्छा टाइम गुजरता था। रिजवान कुरैशी भी मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं। उमर ने सर हिलाते हुए टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। लाहौर जाने से पहले मेरी तरफ एक चक्कर लगाएं, खाना खाते हैं इकट्ठे, रिजवान कुरैशी ने ऑफ़र की। ज़रूर, क्यों नहीं, मगर खाना खाना ज़रा मुश्किल है। इन 2-3 दिन के लिए खासी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं मेरी, मगर जो कुछ ऑफिशियल फेयरवेल और डिनर हो रहे हैं उसमें तो आप भी इनवाइटेड होंगे। इकट्ठा खाने का मौका वहाँ भी मिल जाएगा। उमर जहांगीर ने कहा। ऑफिशियल डिनर में और घर होने वाली दावत में बड़ा फ़र्क होता है। फिर कभी सही रिजवान साहब, बाद में मुलाकात तो रहेगी आपसे, उमर ने कहा। हाँ, मेल मुलाकात रहेगी। आप तो फौरी छुट्टी पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, रिजवान कुरैशी ने याद दहानी करवाई। हाँ, मगर पाकिस्तान आता जाता रहूँगा और फिर दोबारा ज्वाइन तो करना ही है। तब क्या पता हम कहाँ हों, आप कहाँ हों। जहाँ भी होंगे मैं आपसे रब्ता रखूँगा, उमर ने कहा। अगले 15 मिनट उसने रिजवान कुरैशी के साथ चाय और सिगरेट पीते हुए गुजारे। फिर रिजवान कुरैशी बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे मिलकर ऑफिस से निकल गया। उसके जाने के बाद उमर ने अगले 15 मिनट वहाँ मौजूद अमले के साथ अलविदाई बातचीत की। अपने ऑफिस में मौजूद अपनी चीज़ों को वो पहले ही अपनी गाड़ी में भिजवा चुका था। 1:50 PM। कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस से निकलकर वो दोबारा अपनी गाड़ी में आ बैठा। जब्बार गाड़ी चलाते हुए दोबारा उसे मेन रोड पर ले आया। उमर ने एक बार फिर सन ग्लासेस लगा लिए थे। कार सर्विस करवा ली है मेरी, उमर ने जब्बार से पूछा। जी सर, मैं करवा कर घर छोड़ कर आया हूँ। किसी खराबी वगैरह के बारे में कहा तो नहीं मैकेनिक ने? नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसने चेक की थी अच्छी तरह। उमर सर हिलाते हुए बाहर देखने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उसने कहा, रास्ते में से सिगरेट का पैकेट ले लेना। जी सर, ड्राइवर ने कहा। चंद मिनटों के बाद उसने रास्ते में नजर आने वाली एक मार्केट के सामने पार्किंग में गाड़ी रोक दी और कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। वो उमर के लिए अक्सर उसी मार्केट की एक शॉप से सिगरेट खरीदा करता था। वो 3 मिनट में सिगरेट खरीद कर वापस आ गया। उमर ने सिगरेट का पैकेट उससे लेते हुए सिगरेट को केस में रखने के बजाय पैकेट में से एक सिगरेट निकाला और पैकेट को डैशबोर्ड पर रख दिया। ड्राइवर तब तक गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करते हुए पार्किंग से निकाल रहा था। पुलिस मोबाइल बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी एक बार फिर मेन रोड पर ले आया। उमर ने लाइटर से एक हाथ में ओट बनाते हुए होंठों में दबा हुआ सिगरेट सुलगाया और फिर लाइटर को दोबारा डैशबोर्ड पर रख दिया। खिड़की के शीशे को उसने कुछ और नीचे कर दिया ताकि धुआं आसानी से बाहर जाता रहे। वो अब अपने बाकी दिन की मसरूफियात के बारे में सोच रहा था। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर रवां दवा थी। दाएं तरफ से एक मोटरसाइकिल ने उमर की गाड़ी को ओवरटेक किया। मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 आदमियों में से पीछे बैठे हुए शख्स ने अपने जिस्म के गिर्द चादर लपेटी हुई थी। उमर की गाड़ी में मौजूद गार्ड्स हाथ में पकड़े हथियार लेकर एकदम चौंकन्ना होते हुए ओवरटेक करते हुए इस मोटरसाइकिल को देखने लगा। सिगरेट पीते हुए उमर ने भी विंड स्क्रीन से आगे निकलती हुई इस मोटरसाइकिल को उचटती नज़रों से देखा। मोटरसाइकिल पर बैठे दाढ़ी वाले नौजवान लड़कों में से किसी ने उमर की गाड़ी की तरफ नहीं देखा। तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हुए वो दोनों आपस में बातों में मसरूफ़ थे और उसी तेज़ रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए वो उमर की गाड़ी से बहुत आगे निकलते हुए आने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गए। पीछे बैठे हुए
गार्ड्स एकदम मुतमईन हो गए। उमर ने सिगरेट की राख को झटका और सिगरेट एक और कश लगाया। गाड़ी की स्पीड अब आहिस्ता हो रही थी। उन्हें भी उसी सड़क पर मुड़ना था जिस सड़क पर वो मोटरसाइकिल गई थी। इस सड़क पर मुड़ते ही वो मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे बैठे हुए लड़के ने बड़ी फुर्ती के साथ अपनी चादर के अंदर से एक स्टेन गन निकाली और उसके ट्रिगर पर हाथ रखते हुए वो बिल्कुल खामोशी से मोटरसाइकिल पर यूं बैठ गया जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। इस सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। चंद राहगीरों और इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और गाड़ियों वालों ने उन्हें देखा, मगर सिर्फ तजस्सुस भरी नज़रों से देखकर गुजर गए। स्टेन गन पकड़े हुए लड़के के हाथ में बंधी हुई घड़ी ने अचानक सिग्नल देना शुरू कर दिया। आ गया, उसके मुंह से निकला। किसी ने यकीनन मोटर साइकिल पर बैठे हुए लड़कों को मोड़ पर पहुंचने वाली उमर की घड़ी के बारे में उन्हें इत्तला दी थी। मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल के हैंडल्स पर हाथ रखे हुए मुस्तैद हो गया। स्टेन गन ऊपर हो गई। उमर की गाड़ी का बोनट नजर आया। गाड़ी मुड़ रही थी। उस नौजवान ने हॉर्न भीजते हुए ट्रिगर दबा दिया। पहला ब्रस्ट टायर्स पर पड़ा था। गाड़ी को यकदम ब्रेक लगी और उससे पहले कि गाड़ी का ड्राइवर या गार्ड्स सूरत हाल को समझकर कुछ कर सकते, दूसरे ब्रस्ट ने विंड स्क्रीन को चलने कर दिया। पुलिस के पीछे आने वाली मोबाइल ने अचानक सायरन बजाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल एक फर्राटे के साथ इस सड़क पर भागने लगी। वो नौजवान स्टेन गन अपनी चादर के अंदर कर चुका था जब तक मोबाइल मोड़कर उमर की गाड़ी क्रॉस करते हुए आगे आई। उस सड़क पर से मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। 02 PM। फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही जब्बार चलाया। हमला सर। उसका पाँव ब्रेक पर था। वो आगे कुछ नहीं कह सका। वो दो तरफ से गोलियों की जद में आया था। ड्राइवर सीट की खिड़की और विंड स्क्रीन से अचानक लगने वाली ब्रेक के झटके से उमर यकदम झुक गया। उसका सर डैशबोर्ड के पास था जब उसने जब्बार की चीखें सुनी और वो विंड स्क्रीन की किरचियों को उड़ते देखने लगा। एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सलाख सी घुसती महसूस की। वो बेइख्तियार चिल्लाया था। फिर यके बाद दिखे उसने कुछ और सलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुश्त में दस्ते महसूस किया। कितनी वो नहीं बता सकता था। फिर फिजा में यकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई कराह रहा था। दर्द की शिद्दत। चंद सेकंड्स के लिए खुली नज़रों से उसने डैशबोर्ड से सर टिकाए अपनी आंखों में उतरती धुंध को झलकने की कोशिश करते हुए नीचे देखा। उसके घुटने के करीब खाकी ट्राउज़र खून से भीग रहा था। उसकी गर्दन के इतराफ और अकब से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से बह रहा था। उसने सायरन की आवाज़ सुनी। उसने सांस लेने की कोशिश की। वो जानता था पुलिस मोबाइल अभी उसके पास होगी। वो जानता था वो अगले चंद मिनटों में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गिटमिट हो रहे थे। चेहरे, आवाज़ें, माजी, हाल, चीज़ें, लोग। वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चीख या करा भी नहीं सकता था। उसके एहसासात मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं हुए थे। उसने देखा उसके हाथ में दबा सिगरेट खून के इस तालाब में गिरा हुआ था जो उसके पैरों के पास पायदान में जमा हो गया था, मगर वो अभी सुलग रहा था। उसमें से उठता हुआ धुआं अजीब से अंदाज में ऊपर उठ रहा था। चंद सेकंड में उसने सिगरेट के शोले को मुकम्मल तौर पर बुझते देखा। फिर धुआं बंद हो गया। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून और अपने सर को सीधा करना चाहता था। कोई उसका दरवाज़ा खोल रहा था। कोई उसके करीब बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। उसने अलीज़ा के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते हुए देखा। बेइख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने उसके साथ जुनैद को देखा। वो सांस नहीं ले सका। उसे अपना दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। कोई उसके दाएं कंधे पर माथा लगाए रो रहा था। वो इन आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को शर्ट के अंदर अपने बाजुओं पर महसूस कर रहा था। मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें पता है उससे कितनी तकलीफ़ होती है मुझे। उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। कोई उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दाएं कंधे को किसी की गिरफ्त से आज़ाद होते हुए पाया। एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हसार में ले लिया।
डूबते हुए जहन के साथ जो आखिरी एहसास था वो किसी के उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश का था। उसके जहन में उभरने वाला आखिरी ख्याल उसकी मम्मी का था। लीजा बीबी, आप हॉस्पिटल चली जाएं। वो गाड़ी पोरज में खड़ी करके अभी नीचे उतर ही रही थी जब मुरीद पापा ने उसे कहा, हॉस्पिटल किस लिए? उसने हैरानी से उसे देखा। अब्बास साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि मुरीद पापा ने बताया। अब्बास का? लेकिन क्यों? उसे इस पर तशवीश हुई। बस आप वहाँ चली जाएं, उन्होंने कहा है। नानू और मम्मी कहाँ हैं? अलीज़ा परेशान हो गई। वो लोग शॉपिंग के लिए गई हैं। अब्बास साहब भी उनका पूछ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी पैगाम दे दें और आपको भी। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना मोबाइल ऑन करें और उनसे रब्ता करें, मुरीद पापा ने कहा। कौन सा हॉस्पिटल? अलीज़ा ने गाड़ी में दोबारा बैठते हुए कहा। सर्विस हॉस्पिटल, मुरीद पापा ने बताया। आपने उनसे पूछा सब कुछ ठीक है ना? जी मैंने पूछा था, उन्होंने बताया एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? किसका? उमर साहब का, मुरीद पापा ने बताया। उसके दिल की एक धड़कन मिस हुई। उमर का? वो ठीक तो है? आप उनसे बात कर लें, उन्होंने जल्दी फ़ोन बंद कर दिया था, मुरीद पापा ने कहा। अलीज़ा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बैग से मोबाइल निकाला और उसे ऑन करते हुए अब्बास के मोबाइल पर कॉल की। कहाँ मसरूफ़ थी? परेशानी के आलम में उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। रास्ते में उसने एक बार फिर अब्बास को कॉल मिलाई। कॉल अब भी मसरूफ़ थी। दूसरी बार कॉल के बाद मोबाइल रख दिया उसने। दूसरी तरफ से कॉल आने लगी। अब की बार अब्बास की कॉल आ रही थी। हेलो अब्बास भाई, उमर को क्या हुआ है? कॉल रिसीव करते ही अलीज़ा ने परेशानी से पूछा। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी छा गई। फिर अब्बास ने कहा, तुम कहाँ हो? मैं सर्विस हॉस्पिटल आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। उमर को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। अब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से ड्राइव करो, अपनी गाड़ी में आ रही हो? हाँ। और ग्रैनी कहाँ हैं? वो मेरे साथ नहीं हैं, शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ गई हैं। ठीक है, तुम आ जाओ। वो अब उसे उस गेट का बता रहे थे जहाँ से उसे आना था। मैं सिक्योरिटी वालों को तुम्हारा नंबर दे देता हूँ, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं, अब्बास ने कहा। फ़ोन रख दिया। उसने भी इख्तियार सुकून का सांस लिया। इसका मतलब है कि उमर ठीक है। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, उसे कितनी चोटें आई होंगी। और उसने ये भी तो नहीं पूछा कि वो ज़ख्मी कैसे हुआ है। उसे ख्याल आया अब्बास को दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सर्विस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी। वो वहां हॉस्पिटल की चारदीवारी में जगह जगह पुलिस की गाड़ियां और एहलकार थे। उसे ये चीज़ गैर मामूली नहीं लगी थी। किसी हादसे में पुलिस के आला अफसर के ज़ख्मी होने पर वहां पुलिस का होना ज़रूरी था, और फिर वो जानती थी वहां सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। वो मुतलका गेट से अंदर चली गई। वहाँ पुलिस की तादाद बाहर से ज़्यादा थी। वो गाड़ी पार्क करने लगी जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। गाड़ी से बाहर निकलते वक्त उसने कॉल रिसीव की। वहाँ दूसरी तरफ सालिहा थी। गेट से अंदर आते हुए उसकी नज़र सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस पर पड़ी, जो उसी गेट से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रही थी। हेलो अलीज़ा, दूसरी तरफ से सालिहा की आवाज़ आई। हेलो। गाड़ी लॉक करते वक्त उसकी नज़र एम्बुलेंस पर ही थी, जो उसके पास आकर रुकी। उसके इर्द गिर्द पुलिस के एहलकारों का हजूम था। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि उसके अंदर उमर होगा। वो मुस्तरब सी हो गई। दूसरी तरफ सालिहा की आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो सालिहा की बात कर कुछ हैरान हुई थी। उसकी नज़र अब भी एम्बुलेंस के पिछले खुले दरवाजे पर थी, जो अब पूरा खुल चुका था। उमर जहांगीर की डेथ के लिए। दूसरी तरफ से सालिहा की आवाज़ सुनाई दी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी नज़र एम्बुलेंस से निकलते स्ट्रेचर पर थी, जिसमें सफ़ेद चादर पे लिपटी डेड बॉडी थी, जिस पर जगह जगह खून नज़र आ रहा था। फोटोग्राफर के फ्लैश स्ट्रेचर के साथ चलता अब्बास, उसके बाकी कज़न्स। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, और फिर उसने खुद को भागते पाया। वो हजूम को काटते हुए आगे आ ही रही थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रोकना चाहा। उसने उसे धक्का दिया। उसके एक कज़न ने उसे आने का कहा, और फिर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो भागती हुई स्ट्रेचर के करीब आई। अब्बास ने उसे आते देखा तो स्ट्रेचर से अपना हाथ हटा लिया और उसके नज़दीक तेज़ी से आया। उसके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए उसे एक तरफ किया। स्ट्रेचर की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसके इतने नज़दीक से गुजर कर वो उसे हाथ बढ़ाकर छू सकती थी। सफ़ेद चादर पर जिस जगह सबसे ज़्यादा खून था, वो उसका सर और चेहरा ही हो सकता था, लेकिन वो हाथ भी ना बढ़ा पाई। वो
यकीन ही नहीं कर सकती थी कि इस स्ट्रेचर पर, इस सफ़ेद चादर पर खून में लिपटा जो वजूद है वो उमर का है, उमर जहांगीर का। उसकी नज़रों ने तो ऑपरेशन थिएटर तक जाते स्ट्रेचर का ताक़ुब किया, फिर उसने गर्दन मोड़कर पहली बार अब्बास को देखा। उमर, उसने कुछ कहने की कोशिश की थी मगर आवाज़ नहीं निकली, बस होंठों ने ज़रा सी जुम्बिश की थी। अब्बास ने शिकस्त खुर्दा सर हिला दिया। वो बेयकीनी से उसका सता हुआ चेहरा देखने लगी। एक फोटोग्राफर ने दोनों की तस्वीर बनाई। फ्लैश की चमक होते हुए उसने अब्बास को गजबनाक होते देखा। इस बास्टर्ड से कैमरा लेकर धक्के देकर यहाँ से निकालो, वो अब किसी से कह रहा था। लीजा ने चंद पुलिस एहलकारों को इस फोटोग्राफर की तरफ बढ़ते देखा। अब्बास को गलतफहमी हुई होगी, ये उमर नहीं होगा, कोई और होगा। मौफ जैन के साथ उसने ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसने अब्बास के कंधे को अपने बाजुओं से हटाने की कोशिश की। वो उमर को उसके मोबाइल पर रिंग करना चाहती थी। उसे याद आया, उसके पास न उसका बैग था, न फ़ोन, गाड़ी की चाबी तक ना थी। अलीज़ा, उसके कमरे में चली जाओ, तानिया वहाँ हैं, मैं कुछ देर में आता हूँ। अब्बास उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। मुझे मोबाइल दें, मुझे बात करनी है। वो अब किसी दूसरे के कॉरिडोर में थी। उनका एक और कज़न खिज़र अली अब वहाँ था। वो अब अब्बास से कुछ कह रहा था। अलीज़ा के लिए उनकी बातें समझना मुश्किल हो रहा था। उनके साथ चलते हुए अब अलीज़ा एक कमरे में दाखिल हो रही थी। वहाँ सानिया थी और उसके फैमिली के चंद और औरतें थीं। प्लीज़ मुझे फ़ोन दें, उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। किसको कॉल करनी है? अब्बास ने पूछा। उमर को। अब्बास ने सानिया को इशारा किया। टेक केयर ऑफ हर, उसे संभालो। सानिया ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने की कोशिश की। अलीज़ा ने दृष्टि से अपना हाथ छुड़ाया। मैं आपसे फ़ोन मांग रही हूँ और आप मुझे अपना मोबाइल नहीं दे रहे। अब की बार अलीज़ा ने बुलंद आवाज़ से कहा। अब्बास ने एक नज़र बाहर खड़े हजूम पर डाली। खिज़र, तुम चलो, मैं आता हूँ, और फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे फ़ोन दें, मैं उसे फ़ोन करना चाहती हूँ। अलीज़ा एक बार फिर से घुर्राई। जिसे तुम फ़ोन करना चाहती हो वो अब नहीं है अलीज़ा, प्लीज़ तुम। अलीज़ा ने उसकी बात काटी। मेरी बात करवा दें उनसे प्लीज़। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ, उमर को कुछ नहीं हो सकता। आपकी बात उसकी आवाज़ में बेचारगी थी। उसके गिर्द इतनी सिक्योरिटी होती है, उसे कैसे कुछ हो सकता है? उमर को कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अब्बास भाई, वो बेरब्त जुमले बोल रही थी। क्या कह रही थी वो नहीं जानती थी, क्या कहना चाहती थी वो ये भी नहीं जानती थी। अब्बास के चेहरे की थकन और शिकस्तगी उसके खौफ में इजाफी कर रही थी। मगर खौफ, क्या खौफ था उसे? बेयकीनी, किसी बेयकीनी। अब्बास ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो एक टेबल की तरफ बढ़ गया। अब की बार अलीज़ा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में सील्ड पैकेट था जिसे वो अब खोल रहा था और उसमें मौजूद चीज़ें आहिस्तगी से टेबल पर रख रहा था। वो उमर का मोबाइल, ग्लासेस, सिगरेट केस, लाइटर, घड़ी, वॉलेट और चंद दूसरी चीज़ें थीं। वो कुछ चीज़ों को पहचानती थी, कुछ को नहीं। कुछ भी कहने सुनने बगैर वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेज़ के पास आकर खड़ी हुई। मेज़ पर पड़ी कुछ चीज़ें खून आलूद थीं। वो उन्हें पकड़ने की हिम्मत ना कर सकी, बस अपने हाथ मेज़ पर रखे यकटिक उन्हें देखने लगी। वो सब चीज़ें कभी उस शख्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा थीं जिसे वो अपने वजूद का एक हिस्सा समझती थी। इन सब चीज़ों पर उस शख्स के हाथ का लम्स था जिसे कभी उसने सबसे ज़्यादा चाहा था। उमर जहांगीर अब ख़त्म हो चुका था। सामने पड़ा मोबाइल अब कभी उमर के साथ उसका रब्ता नहीं करवा सकता था। उसने वहीं बैठकर टेबल पर अपना सर टिका लिया और मुठ्ठियाँ भींच कर रोती गई। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा था वो इस तरह चला जाए। वो बेख्तियार रोती चली गई, बच्चों की तरह जुनूनी अंदाज में। एक लम्हे उस पर पहली बार इंकशाफ हुआ था कि उसे उमर से कभी नफ़रत हुई ही नहीं थी। उसे उससे नफ़रत हो ही नहीं सकती थी। सिर्फ एक धोखा और फ़रेब था जो वो अपने आप को दे रही थी, सिर्फ इस ख्वाहिश और उम्मीद पर कि शायद कभी उसे उमर से नफ़रत हो जाए। कभी, कभी कभी, शायद कभी। तुम क्रिस्टी के मरने पर इतना रोई हो तो मेरे मरने पर कितना रोगी? उमर ने बड़ी संजीदगी से उससे पूछा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने बुरा मानकर कहा। पूछ रहा हूँ अपनी मालूमात के लिए, उमर मुस्कुराया। अलीज़ा क्रिस्टी के मरने पर 4 दिन से वक्फे वक्फे से रो रही थी और वो फ़ोन पर क्रिस्टी की वफ़ात का सुनकर ताज़ियत के लिए इस्लामाबाद से आया था।
वो इस कदर रंजीदा और वफ़े से रोई थी कि उमर, जो सिर्फ एक दिन के लिए आया था, उसकी हालत देखकर 4 दिन यहाँ रुका। चौथे दिन जब वो ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने जा रही थी तो उसने उससे पूछा था, इस तरह की बातें न करें। लीज़ा को एक बार फिर क्रिस्टी याद आई। मुझे पता है आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उमर हैरान होकर उसे देखे गया। बस मुझे पता है। और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम मेरे लिए रोना नहीं चाहती हो, इसलिए ऐसे कह रही हो? लीज़ा की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। ओके ओके, सॉरी, मगर क्रिस्टी बहुत लकी है जिसके लिए तुम इतना रोई। वो सॉरी करते करते भी पास नहीं आया। सानिया ने उसे कंधों से पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश की। अब्बास अब होंठ भींजे इन सब चीज़ों को दोबारा पैकेट में डालने लगा। जस्ट रिलैक्स अलीज़ा, रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? सानिया ने उसके कंधे को दबाते हुए कहा। मेरे रोने से तो आ जाता था। मुझे उसके पास जाना है। मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। अलीज़ा, मैं कुछ देर तक तुम्हें उसके पास ले जाऊँगा, अब्बास ने उसके कंधे को दबकते हुए कहा। वो बेबसी से रोती गई। बहुत सालों बाद वो ऐसे सबके सामने रो रही थी, आंसुओं को रोकने की इरादी और गैर इरादी कोशिश किए बगैर। तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती अलीज़ा, तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती। इस हालत में बैठे हुए उसे पहली बार उमर की हर बात का यकीन आ रहा था। वो ठीक कहता था। वो जज्बाती थी और इमेच्योर थी। वो उम्र के किसी हिस्से में इन दोनों खामियों से निजात नहीं पा सकती थी। सिर्फ उमर था जो उसे जानता था और अच्छे से जानता था। अब्बास उस कमरे से बाहर जा रहा था। अब्बास की यूनिफॉर्म ने एक बार फिर उसे उमर की याद दिलाई थी। क्या कुछ न था जो उसे उसकी याद न दिलाता? वो घुटनों में सर दिए कर रोती रही। तो ये होती है ज़िंदगी, और ये मोहब्बत। एक वक्त में एक ही चीज़ ख़त्म होती है, दोनों नहीं। और इस वक्त उसके दिल में उमर के लिए कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था, और अब ज़िंदगी में कभी हो भी नहीं सकता था। फायरिंग की थी किसी ने। गाड़ी में उसका एक ड्राइवर और गार्ड भी मारा गया। अब्बास को इस एक्सीडेंट की 10 मिनट बाद ही इतला मिल गई थी। वो बहुत अपसेट था। यहाँ से खुद हेलीकॉप्टर में गया था उसकी बॉडी लाने के लिए। मैं कोशिश करती रही कि तुम लोगों को किसी तरह ट्रेस आउट कर लूँ, मगर नहीं कर सकी। खुद अब्बास ने भी बहुत कोशिश की। तानिया धीमी आवाज़ में साथ वाली कुर्सी पर बैठी कह रही थी, अलीज़ा के लिए ये सब इतलात बेमानी थी। वो चंद दिनों में अमेरिका जाने वाला था, एक्स पाकिस्तान लीव पर, और ये सब कुछ हो गया। अलीज़ा ने यकदम सर उठाकर धुंधलाई हुई आंखों से उसको देखा। तुम्हें लगता है वो चला जाएगा तो तुम्हारे और जुनैद के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं वाकई दोबारा कभी दोनों के दरमियान नहीं आऊँगा। मैं जुनैद से दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। तुम कुछ पूछना चाहती हो? तानिया ने उसे मुखातिब किया। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसके गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया। तुम हार्डकोर क्रिमिनल हो। बस फ़र्क ये है कि तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस दिन ये यूनिफॉर्म उतर जाएगा उस दिन तुम भी इसी तरह मारे जाओगे जिस तरह तुमने दूसरे लोगों को मारा है। लीज़ा ने शिकस्त खोर्दगी के आलम में सर झुका लिया। उसने ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा शिकस्ता और काबिल रहम कभी महसूस नहीं किया था। वो कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा होगा उसे। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। कौन कहता है कि किसी शख्स से एक बार मोहब्बत होने के बाद उससे नफरत हो सकती है? जो कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। साइकिल ऑफ रिप्लेसमेंट में सिर्फ मोहब्बत की रिप्लेसमेंट नहीं होती। खुद को फ़रेब देने के बावजूद हम जानते हैं कि हमारे वजूद में खून की गर्दिश की तरह बसने वाला नाम किसका होता है। हम कभी भी उसे अपने वजूद से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते। तह दर तह उसके ऊपर दूसरी मोहब्बतों का ढेर लगाए जाते हैं। कहते जाते हैं अब हम उससे मोहब्बत करते हैं, अब हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा दूर होता जाता है वो ज़्यादा करीब आता जाता है, और वो हमारे दिल और दिमाग के उस हिस्से में जा पहुंचता है कि कभी उसको वहाँ से निकालना पड़े तो फिर उसके बाद हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल ही नहीं रहते। वो उसकी मोहब्बत में 18 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई थी। वो वाहिद शख्स था जिससे वो हर बात कर लेती थी, बहुत सारी वो बातें भी जो वो कभी शैला और नानों से भी नहीं कर सकती थी। वो वाहिद शख्स था जो उसके नखरे बर्दाश्त करता था, नाज उठाता था। उसने उमर जहांगीर के अलावा किसी से इतनी ज़िद नहीं की थी, किसी को इतना तंग नहीं किया था। उसने उमर जहांगीर के अलावा किसी को बुरा भला नहीं कहा था, किसी से बदतमीज़ी भी नहीं की थी, किसी पर चीखी चिल्लाई भी नहीं थी।